गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक बहुत अहम खबर लेकर आपके लिए हाजिर हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर तमाम हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा। वो जानना चाहते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत कब से हो रही है, कितना खर्चा आएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह के लगाने होंगे, कोई फिट है अनफिट है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या उम्र होनी चाहिए, जाने की तारीख क्या है, लौटने की तारीख क्या है, कितना वक्त लगेगा, कैलाश पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, साथ ही साथ खर्चा कितना आने वाला है, किन किन रूट से जाना सेफ है, किस रूट से जाना अनसेफ है, किस तरह के अथॉरिटीज अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ आपको रजिस्ट्रेशन से पहले किन किन चीजों का ख्याल रखना है, पासपोर्ट की क्राइटेरियाज क्या हैं, उन्हें कैसे फुलफिल करेंगे, नागरिकता को लेकर जो सवाल आपके मन में है, उन तमाम सवालों के जवाब लेकर आज मैं हाजिर हूं और आपको बारी बारी से हर चीज हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 13 मई तक आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी ज्यादा वक्त नहीं बचा, आज 5 मई है, कुछ ही दिन और बचे हैं। जाकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। साथ ही साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूं। 30 जून से यात्रा शुरू हो रही है, 25 अगस्त तक चलेगी, क्योंकि अगस्त के बाद मौसम बहुत खराब हो जाता है। कैलाश मानसरोवर आसपास का इलाका -30, -40 तक तापमान जाता है, जहां पर एक सामान्य इंसान के रहने के लिए थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन आपको मैं सब चीज डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो यू शुड नो एवरी इफ एंड बट्स ऑफ अ यात्रा, राइट। शुरुआत करते हैं। आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। पहला है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यू शुड बी इंडियन सिटीजन। इसके अलावा आवेदक के पास पासपोर्ट जो होना चाहिए वो भारतीय होना चाहिए। पासपोर्ट की वैलिडिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, कम से कम 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी के साथ आप जाइए, क्योंकि वहां की जो यात्रा में करीब 20 से 1 महीने का वक्त लगता है, 25-30 दिन भी लग जाते हैं। अगर मौसम खराब है तो आपको धारचूला में रुकना पड़ता है और वहां पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते कभी कभी तो 10-15 दिन भी रुकना पड़ता है, क्योंकि जब वहां पे स्नो स्टॉर्म आता है तो यात्रा को रोक दिया जाता है। इसके अलावा अगर वहां बर्फबारी बहुत हैवी हो रही है तो जो रूट है वो पैदल रूट होता है, तो वहां पर जाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, इसलिए वहां पर बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम आपकी 6 से 8 महीने की होनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो आपका बॉडी मास है, यानी अगर आप वजनी है, आपका वजन ज्यादा है तो कैलाश मानसरोवर यात्रा आपके लिए नहीं है। मैक्सिमम जो बीएमआई है वो 25 होनी चाहिए, यानी अगर 5 फुट 5 इंच आपकी लंबाई है तो आपका वजन 55 से 70 किलो के बीच में होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपका वजन है या इससे कम है तो कैलाश यात्रा पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन होने की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहली दिक्कत यही है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वहां पर कम हो जाएगा। बॉडी मास ज्यादा है तो आप चलने में फिरने में दिक्कत आएगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती रहती है, आपके लंग्स, आपकी किडनी, आपका जो ब्रेन फ्लूइड है वो ठीक से फ्लो नहीं करता। इसकी वजह से आपको चक्कर आना, उल्टियां, आंखों के सामने अंधेरा छाना, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट पहलू अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मन बना चुके हैं या जाना चाहते हैं। इसके अलावा आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने चाहिए। रीजन क्या है समझिए, हम और आप जिस माहौल में रहते हैं वो बहुत कंफर्टेबल जोन है। वक्त पे खाना मिल जाता है, वक्त पर हम सो जाते हैं, वक्त पर दफ्तर पहुंच जाते हैं, वक्त पर घर आ जाते हैं। लेकिन कैलाश यात्रा के दौरान सब चीजें जो है, हर चीज वो मौसम पर डिपेंड करती है। मौसम डिसाइड करेगा कि आपको खाना कब मिलना है, मौसम डिसाइड करेगा कि आप कहां सोएंगे, अगला जत्था कब निकलेगा, मौसम डिसाइड करेगा कि आपको कितना वक्त लगेगा एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचने में। अगर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल्स हो रहे हैं, स्नो स्टॉर्म चल रहे हैं, तो आपको एक ही जगह पर कई हफ्तों या कई दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है उसके लिए कहा गया कि वो ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूट को लेकर बहुत सवाल होते हैं कि किस रास्ते से जाएं, किस रास्ते से ना जाएं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, आप वाराणसी में रहते हैं, आप भोपाल में रहते हैं, महाराष्ट्र के किसी जिले में रहते हैं या बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको एक डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी जो सीधा आप दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से जो अगला जो मामला है वो धारचूला का है। धारचूला पे एक पास है, आप दिल्ली से धारचूला बाई रोड भी जा सकते हैं या जो कनेक्टिंग जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है धारचूला के लिए वहां आप जा सकते हैं और वहां से फिर ये यात्रा शुरू होती है। धारचूला से करीब 70 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक गुंजी पास है जो जिसके दाहिने तरफ चाइना है और बाएं तरफ भारत है। उसके बीच से एक रास्ता गया है जहां से आप आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा लिपू लेक का जिक्र मैंने पहले किया। गुंजी से करीब 32 किलोमीटर आगे ये पहाड़ की ऊंचाई करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे। जो एग्जैक्टली मुझे ऊंचाई तो नहीं पता, लेकिन एक मोटा मोटा हिसाब किताब जो मैं आपको बता रहा हूं। और वहां से लिपू लेक में आपको करीब 3 दिन वहां रुकने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसे आप लेह लद्दाख गए हैं तो जो भी यात्री लेह लद्दाख जाते हैं उन्हें एक रात वहां रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वहां बहुत कम है और हमारी जो बॉडी है अभी उस लायक नहीं हो पाती कि हम कम ऑक्सीजन में
दौड़ पाए, खा पाए। कभी कभी तो ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाता है कि आदमी खाना भी नहीं खा पाता है, उसकी सांस फूलने लगती है। इसीलिए लिपू लेक में रोका जाता है, वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, वहां पे आपको फ्लूइड्स दिया जाता है, आपके बॉडी मास इंडेक्स को चेक किया जाता है, आपकी आरबीसी को देखा जाता है, आपके प्लेटलेट्स को काउंट किया जाता है कि अगर प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाकों में लोग नहीं रहते हैं, मैदानों में रहने वाले जो लोग हैं, जब वो बर्फ में जाते हैं तो उनके प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है। तो जो ब्लड का फ्लो है वो वेन्स में कम हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टी, चक्कर आना और हेलुसिनेशंस होती हैं। यानी आपको लगेगा कि कोई पहाड़ आपके बहुत पास खड़ा है, फिर आपको लगेगा कि पहाड़ आपसे बहुत दूर खड़ा है। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी आपको ये भी शक होता है कि कहीं रास्ते में मैं मर न जाऊं, कहीं कोई तूफान आ गया, मैं फंस न जाऊं, मैं घर वापस कैसे लौटूंगा। परिवार से बात करने का बहुत मन करता है, क्योंकि जब कैलाश यात्रा पे आप जाते हैं तो कम्युनिकेशन का सिर्फ एक जरिया है, सैटेलाइट फोन, जो वहां के अथॉरिटीज के पास होता है, इमरजेंसी में वो आपको यूज करने के लिए मिलता है। लेकिन आप सोचे कि आप व्हाट्सएप चैट कर लें परिवार के साथ, आप वीडियो कॉल उन्हें कर लें, वो चीजें वहां पर नहीं होंगी। आप बिल्कुल कट जाएंगे मेन स्ट्रीम दुनिया से। इस वजह से घबराहट लोगों को होती है और लोग वहां जाना नहीं चाहते। इसके अलावा अगला जो पड़ाव है वो तकला कोट का है, और कुल जो वक्त लगना है वो 22 दिन का वक्त लगना है। और 22 दिन का वक्त इसीलिए लगता है क्योंकि 1900 से 2200-2500 किलोमीटर की जो दूरी आपको तय करनी पड़ती है, ये हवाई जहाज से नहीं हो सकती, ये रोड के जरिए नहीं हो सकती, आपको पैदल चलना पड़ता है। इसीलिए इस यात्रा में इतना लंबा वक्त लगता है। अगला पड़ाव जो है करीब तकलाकोट से, लिपू लेक से आप ऊपर आप बढ़ते हैं तो मानसरोवर झील का जो रास्ता है, आप जब मानसरोवर झील पहुंचते हैं वहां पर आपको 3 दिन रुकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मानसरोवर झील से कैलाश जो पर्वत है, जहां शिव विराजमान है, जहां महादेव का घर कहा जाता है, कैलाश पर्वत का दृश्य वहां से दिखने लगता है। सभी यात्री जो श्रद्धालु हैं मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी देवी देवता हैं स्वर्ग में, वो सभी मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए आते हैं, और वहां स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ जो बाबा हैं भोलेनाथ, उनके दर्शन के लिए कैलाश जाते हैं। क्योंकि आपको पता है वेदों में इस बात का जिक्र है, कैलाश पति सिर्फ 2 जगहों पर रहते हैं, या तो उनका एक घर बनारस है, काशी है, और जो दूसरा उनका घर है वो कैलाश है। वहां पर मानसरोवर झील पर रुकने के बाद आपका फिर से मेडिकल चेकअप किया जाता है, आपके फ्लूइड्स चेक किए जाते हैं, आपके ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जाता है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। एक और रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट से जाता है, गैंगटोक से, दार्जिलिंग से आप गैंगटोक जाएंगे, और गैंगटोक से आपको जाना पड़ता है करीब 1240 किलोमीटर की दूरी, जो आप फ्लाइट के जरिए तय करते हैं। दिल्ली से गैंगटोक का फ्लाइट से पहुंचते हैं, उसके बाद बस का रास्ता आपको अपनाना पड़ता है, जहां पर 15 माइल बहुत फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है, वो आखिरी जगह है, वहां से चाइना बॉर्डर शुरू होता है। तो वहां पर आपके पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, वहां पे आपके सामान की चेकिंग की जाती है, और साथ ही साथ वैलिडिटी चेक की जाती है। जो चाइनीज अथॉरिटी हैं वो आपकी आईडीज चेक करते हैं कि कहीं आप घुसपैठिए तो नहीं है, बिना पेपर्स के तो आप दाखिल नहीं हो गए हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट है या नहीं, अथॉरिटी से अप्रूवल है या नहीं, आपकी टिकटिंग ठीक से हुई है या नहीं, और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने दिया है वो फेक तो नहीं है, उसकी जांच वहां पर होती है। वहां पर आपको एक दिन रुकना होता है। सुबह अगर आप पहुंचते हैं तो शाम को वहां से जत्था निकलता है, और रात को पहुंचते हैं तो अगले दिन सुबह वहां से जत्था निकलता है। इसके बाद कांगमा, लाजी, झोंगबा, दरचेन और डेरापूक, ये सारे दर्रे हैं जहां पर हर वक्त बर्फ पड़ती रहती है, और यहां से बहुत मुश्किल यात्रा होती है। लेकिन चूंकि दूरी यहां पर कम है, इसीलिए लोग गैंगटोक का रास्ता लेते हैं और गैंगटोक के जरिए वहां जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुल जो यहां से दूरी है वो करीब 2400 किलोमीटर की पड़ जाती है। इससे पहले का रास्ता जो मैंने आपको बताया था लिपू लेक वाला, वो करीब 1900 से 2200 किलोमीटर की दूरी है। तो दूरियों की वजह से आदमी वहां जाता है, लेकिन फ्लाइट की सुविधा चूंकि गैंगटोक तक है, इसलिए आदमी प्रेफर करता है कि दिल्ली से गैंगटोक की फ्लाइट ले ले। इसके अलावा बहुत सारे लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या क्या होने चाहिए, क्योंकि आप जब फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त, और कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते, क्योंकि हजारों लोग जाते हैं, ड्रॉ के जरिए नाम निकलता है। ऐसा नहीं कि जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सभी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। 25 से 26 जो जत्थे हैं वो हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार 5 साल के बाद यात्रा शुरू हो रही है। चाइना के साथ बॉर्डर तकरार की वजह से, बॉर्डर के जो टसल चल रहे थे, जो डिप्लोमेटिक इश्यूज हमारे चाइना के साथ थे, इसकी वजह से यात्रा रुकी थी। कोविड की वजह से यात्रा शुरू में रोकी गई थी, लेकिन उसके बाद हमारे डिप्लोमेटिक जो टसल चाइना के साथ चल रहे थे, इस वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर होल्ड लगा दिया गया था। लेकिन अभी यात्रा शुरू हुई है। मैं फटाफट आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं जो रिक्वायर्ड है। आपका पहले तो ई पास या परमिट होना चाहिए, जो टिकटिंग की बात मैं कर रहा था। आपको एक परमिट मिलती है, उसमें एक यूनिक कोड होता है, वो यूनिक कोड ही आप जब भी आपकी टिकटिंग होती है, चेकिंग होती है, आपका जब वेरिफिकेशन होता है तो यूनिक कोड आपको बताना पड़ता है। उसी यूनिक कोड से आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कब रजिस्ट्रेशन कराया, आपकी उम्र कितनी है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किस तरह का है, आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित तो नहीं। अगर आप बीपी, शुगर, इस तरह की बीमारियों के पेशेंट है तो आप इस यात्रा पे नहीं जा सकते। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हैं, और अगर इंसुलिन पे हैं तो बिल्कुल भी आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि उन इलाकों में इंसुलिन नहीं मिलती है।
टैबलेट कैरी करना इजी है, लेकिन आप इंसुलिन नहीं ले जा सकते, क्योंकि इंसुलिन 0 डिग्री या -1 तक ही ठीक रहती है। उससे नीचे का टेम्परेचर में इंसुलिन जम जाती है, वो खराब हो जाती है, तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वहां दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ता है। ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप इस तरह की यात्राओं पे जाते हैं, जैसे आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, पहाड़ी यात्राओं में जब भी आप जाते हैं तो आपको अपना एक इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत वहां पे आपको आती है तो मेडिकल इंश्योरेंस एक तरह से आपको कवर करता है, आपके परिवार को कवर करता है। अगला डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकट की बुकिंग की कॉपी बहुत जरूरी है, ट्रांजैक्शन कॉपी होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ टिकट है, इससे काम नहीं चलेगा। आपने जिस मोड में पेमेंट किया है उसका आपको स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर्स के जरिए हम टिकट करा तो लेते हैं, लेकिन हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो उस वजह से भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडी कार्ड, पासपोर्ट और हाल की रंगीन फोटो, यानी अपने बचपन की फोटो मत लगा दीजिएगा कॉलेज वाली। अगर आपको यात्रा पे जाना है तो रीसेंट फोटो होनी चाहिए। अगर मुझे कैलाश यात्रा पे जाना है और कल निकलना है तो मुझे अभी की फोटो लगानी। कुछ लोग अपनी स्कूल की फोटो चिपका देते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट वाली फोटो लगा देते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा, फिर रिजेक्ट हो सकता है आपका फॉर्म। इसके अलावा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपना एक इम्यूनिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा। अभी समझिए ये क्या होता है। अगर आप यात्रा के लिए गए हैं और बीच में आपका मन कर गया कि भाई हमें घर वापस जाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आप एक मेच्योरिटी बॉन्ड भरते हैं स्टैम्प के साथ, और आप उसमें लिखते हैं कि मैं अपने पूरे होश और हवास में ये बात कह रहा हूं कि मैं यात्रा पर जाने को तैयार हूं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बीच में यात्रा छोड़ने के लिए तभी कह सकता हूं जब वहां पे इस तरह की मतलब उपलब्धता हो, इस तरह का वहां पर साधन हो कि आप बाहर आ सकें आपको तुरंत, क्योंकि आपको 2 तरीके से ही मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। वहां पे हेलीकॉप्टर 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहते हैं। अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो आपको जो मेडिकल एम्बुलेंस है वो फ्लाई करके नजदीकी अस्पताल में ले आएगी। लेकिन आप वहां पर जाके कहने लगे मुझे अपने घर वापस जाना है, तो अथॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पूरा जत्था एक पूरी प्लानिंग के साथ जाता है, बहुत कॉस्टिंग आती है, और आप अकेले अगर वहां से वापस लौटना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत सारे डिस्कशंस होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो बहुत लंबा चौड़ा वो काम है, इसलिए इस चीज से आपको बचना होगा। इसके अलावा चीनी सीमा पर मरने पर वहीं अंतिम संस्कार का परमिशन फॉर्म भी चाहिए, यानी अगर यात्रा के दौरान आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो आपका जो अंतिम संस्कार है, ये मत सोचिए कि आप काशी मणिकर्णिका आएंगे अगर बनारस के रहने वाले हैं तो। अगर आप उज्जैन के तो आपको लगेगा मैं उज्जैन वापस आऊंगा तो वहां मेरा अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को कैरी करने का खर्चा लाखों में है। ठीक है, आप किसी मैदानी इलाके में नहीं है कि आप फ्लाइट बुक किए और एम्बुलेंस बुक किए अपने घर पहुंच गए। वहां पे अगर आपको कुछ होता है तो जो आपको वापस लाने का खर्चा वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अंतिम संस्कार चाइनीज सरकार ही करेगी। फिर ब्राह्मण मिलता है नहीं मिलता है, हिंदू जो कर्मकांड का तरीका है वो वहां पर है या नहीं, इसे लेकर मालूमात बिल्कुल भी नहीं। वो थोड़ा आपके स्वयं के निर्णय पर निर्भर करता है कि कैसे आप करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जरूरी पैकिंग क्या है? जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई हम प्लान करते हैं, अपना वीकेंड प्लान करते हैं, कोई हम अपना टूर प्लान करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कपड़े, हमारी रोज की दवाइयां, हमारे खाने का सामान जो हम कैरी कर सकते हैं, जो ड्राई हीटिंग मटेरियल्स हैं उसको हम साथ में कैरी करते हैं। दवा, बैंडेज, सर्जिकल मास्क चाहिए, क्योंकि नाक पे जब हवा लगती है -10 डिग्री तो नाक जम जाती है, आंखों में दिक्कत होती है। प्रॉपर ग्लासेस आपको रखने हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो सन का रिफ्लेक्शन है वो मैदानी इलाकों के मुकाबले बहुत हार्श होता है, बहुत कठिन होता है। आपकी जो आई पेटल्स हैं वो जल जाती हैं, आपका रेटिना ड्राई हो जाता है बर्फ की वजह से। तो एक अच्छा ग्लास कैरी करना है आपको, रोज की दवाइयां कैरी करनी है, एक मास्क आपको कैरी करना है। इसके अलावा जो गर्म कपड़े आप पहने, देखिए पहाड़ी इलाकों में जो मेरा अनुभव है, जब टेम्परेचर बहुत लो हो तो आपको लेयर्स में कपड़े पहनने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक जैकेट ले लिया जो -10 डिग्री का, उसी को आपने पहन लिया। आपको लेयर्स में कपड़े पहनने हैं, यानी पहले नीचे एक गर्म लेयर होनी चाहिए, उसके ऊपर एक स्वेटर होना चाहिए, उसके बाद एक नॉर्मल जैकेट होनी चाहिए, और उसके बाद एक बड़ा जैकेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लेयर्स में कपड़े नहीं पहनते हैं, अगर मान लीजिए आपको खाना खाना है या कोई आपको वॉशरूम जाना है, तो अगर आप अपने कपड़ों को बदलेंगे, एक जैकेट आपने पहना वो निकाल के गए तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हमेशा लेयर्स में पहनिए। अगर इन इलाकों में आप जा रहे हैं, पहाड़ों पर अगर यात्रा किसी ने की है तो वो समझेगा कि लेयर्स में कपड़े पहनने क्यों चाहिए। दूसरा, सॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शूज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको बहुत लंबी यात्रा पैदल चलकर तय करनी है, तो अच्छी क्वालिटी का एक शूज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के सॉक्स आपके पास होने चाहिए, और इनके बहुत सारे पेयर्स कैरी करने हैं आपको, क्योंकि 20-22 दिन की यात्रा है, तो जितने मैक्सिमम आप सॉक्स के पेयर ले सकते साथ रखिए। अपने जो स्किन आपके जिन्हें अंडरगारमेंट्स कहते हैं, जो स्किन वेयर्स हैं, उनको साथ रखिए और ज्यादा मात्रा में रखिए। इसके अलावा आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, स्टैम्प पेपर्स,
ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, इन सब चीजों को आपको कैरी करना है और स्कैम से बचने की जरूरत है। देखिए समझिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा हर कोई करना चाहता है। 5 साल के बाद ये यात्रा शुरू हो रही है। करोड़ों लोग बाबा कैलाशपति के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे में इस दर्शन के दौरान बहुत सारे स्कैम भी मार्केट में होते हैं, फेक टिकटिंग होती है। बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपकी टिकट 50,000 में करा देंगे, 2.5 लाख का खर्चा है हम आपको 1 लाख में भेज देंगे, 1 लाख का खर्चा है तो हम आपको 70,000 में भेज देंगे। इस तरह के स्कैम से बचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार ने बाकायदा इसके लिए वेबसाइट बनाई है। उन वेबसाइट्स पर जाके आप पूरी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सरकारी वेबसाइट पर होता है। अब रही बात खर्चे की कि खर्चा कितना आता है। देखिए, मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं। पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो कॉस्टिंग थी, जो खर्चा था, वो सिर्फ 1 लाख रुपए का था। लेकिन अब अगर आप जाते हैं तो 1,80,000 से लेकर 2.5 लाख तक का ये एक्स्ट्रा खर्चा है। इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फी और ये सब चीजें इंक्लूड नहीं है। ये आपको प्योर पैसा 2.5 लाख रुपए तक देना होगा और ये सारी पेमेंट सरकार के खाते में जाती है। जो यात्रा स्थल पर कुछ पेमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, कुछ पेमेंट्स आपको जब आप चाइना बॉर्डर पे पहुंचते हैं वहां पे कुछ पेमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, कुछ रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़े। तो सरकार ने बाकायदा अपने लिए उसके लिए एक विंडो बना रखी है। उन विंडोज के जरिए जाइए और जो भी पेमेंट्स करनी है, सबकी आईडी प्रूफ, सबके ट्रांजेक्शन रिसिप्ट आपको रखने जरूरी है। 13 मई आखिरी तारीख है। अगर आप बाबा कैलाशपति के दर्शन करना चाहते हैं, बाबा के धाम जाना चाहते हैं, तो जो 13 तारीख है वो आखिरी डेट है और उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग चाहते हैं वो जाएं, ऐसा नहीं है। बाकायदा ड्रॉ निकलता है, उस ड्रॉ के बाद ही आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कैलाश यात्रा को लेकर जो भी आपके मन में शंकाएं थी, जो भी सवाल थे, जिस भी तरह के डिटेल्स आपको चाहिए थे, इस वीडियो के जरिए आपको मिले हों। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज पर तमाम अपडेट्स, तमाम वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए।